हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। हमारा संविधान की सीरीज चल रही है, उसका ये अगला पार्ट है। आज हम बात करेंगे भारत के मूल अधिकारों की। बात करते हैं भारत के जो मूल अधिकार हैं, जो भारत को संविधान में मिले हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अब देखते हैं इसमें आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकारों। ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें सारे टाइप हैं जुड़े हुए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो सबसे पहले किसको मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जबकि सबसे पहले तैयार कहाँ हुए थे? ब्रिटेन में। लेकिन सबसे पहले मान्यता संवैधानिक कहाँ पर मिली है? अमेरिका में। किससे लिया गया? अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन, अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? तो किसको कहा था? मूल अधिकार के भाग को ही कहा था। अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय है, या मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो ये कैसे हैं? मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के भाग 3 में कुल अनुच्छेदों की कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार वर्णित है? तो कहाँ से 12 से 35 तक? तो टोटल कितने अनुच्छेद होंगे? 24। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? अगला प्रश्न है, तो वर्तमान में कितने? 6। एक 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 300 कै में जोड़ दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब कितनी बची संख्या? 6। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है भारत के संविधान में? मूल संविधान का हिस्सा। ऐसा नहीं कि चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन। तो क्या है मौलिक अधिकार? मूल संविधान का हिस्सा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत? नहीं। प्रस्तावना? बिल्कुल नहीं। और मूल कर्तव्य? नहीं। तीनों नहीं है। तो कौन है? मूल अधिकार। तो न्यायालय द्वारा लागू किनको किया जा सकता है? मूल अधिकार को। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, या उपर्युक्त दोनों, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो निलंबित कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 359 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 358 के द्वारा अनुच्छेद 19 के जितने भी अधिकार हैं वो स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं आपातकाल लगते ही। लेकिन 359 के तहत बाकी अधिकार किसके द्वारा किए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया कि अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। अगर ये ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो सबसे पहले कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, वैसे उच्च न्यायालय को भी होता है लेकिन ऑप्शन ऐसे दे रखे, तो उसमें कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में उद्घोषित, अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, या कोई नहीं? तो किसके द्वारा? संसद द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई सही नहीं? तो निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 358 में बताया गया और 359 में बताया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं कौन? केंद्र राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो किसका मूल अधिकारों का प्रवर्तन? दोनों आते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो कौन होता है? न्यायपालिका। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो निलंबन का आदेश कौन दे सकता है भाई? तो निलंबन का आदेश तो कौन देगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो किसको है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार? यह है संसद को। तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद, संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसमें बताना, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना किसका उद्देश्य है? मौलिक अधिकारों का। अगला प्रश्न अगला ऑप्शन देखते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। नहीं, तो ऐसा मत देख लेना कि उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना और सभी पे टिक कर दिया कि हाँ सभी को स्वतंत्रता। नहीं, किसको है? व्यक्ति को। यहाँ पर बात चल रही है मौलिक अधिकार, व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार की बात चली। तो व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना क्या किसका अधिकार, किसका उद्देश्य है? मौलिक अधिकारों का। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कौन कर सकता है? न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसकी है? तो मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी, मतलब राज्य के जो कार्य होंगे उनके विरुद्ध एक गारंटी है। यदि राज्य कोई ऐसा कानून लाता है जिससे आपके विरुद्ध कोई एक्शन लिया जा रहा है जो गलत है, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता के खिलाफ है, तो उसके विरुद्ध ये गारंटी बिल्कुल सही। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, बिल्कुल सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। यहाँ पर क्वेश्चन को आप उसने घुमा दिया है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ पर है? संविधान की प्रस्तावना है, तो ये इसमें नहीं है, मौलिक अधिकारों में नहीं है। यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये वहीं से लिए गए हैं। तो 3 और 4 गलत है, तो कौन सा सही है? 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में बताया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14, 15, 16 या 17। तो कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। कैसे? अब कोई भी कानून बनाएगा तो वो किसी एक को ध्यान में रखकर नहीं बनाएगा, विधि का समान संरक्षण ये सभी के लिए बनाएगा। तो अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? अनुच्छेद 14, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और थर्ड 14, 15, 16 और फोर्थ है 14, 16। तो किसके द्वारा? 14, 15 और 16 तीनों के द्वारा प्राप्त हुई है। ठीक है भाई। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसको याद करना, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण? तो कानून का समान संरक्षण है अनुच्छेद 14 में। जब हम थ्योरी करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में लेके चलेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो छुआछूत से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निम्नलिखित में से अस्पृश्यता निषेध के लिए? तो अस्पृश्यता किसमें? अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो ये सभी समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, तीनों को करता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो किसके अनुच्छेद के? 18 के तहत। अगला प्रश्न, 1995, ये 1955 है, ठीक है ना, इसको करेक्शन कर लें। 1955 नीचे लिखा हुआ है वैसे। 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अस्पृश्यता अपराध नियम को किस नाम से, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो 1955 में जो पारित हुआ था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, उसको किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं,
धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ब्रैकेट में लिखा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 15। ठीक है, तो धर्म के आधार पर विभेद किसके अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या समता का अधिकार। तो किसके अधीन अधिकृत किया गया? समता का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्न अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या 19? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक सब एक ही में है, समानता के अधिकार में। 19 स्वतंत्रता के अधिकार में। तो कौन सा अलग है? 19। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना, अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ना। अभी हम पीछे देख चुके हैं, तो ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है ना, ए बी सी को सभी को मिलाकर पढ़ना। अगला प्रश्न, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ऑप्शन ए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, या स्पर्शता के विरुद्ध अधिकार, या विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहला भी गलत है, अस्पृश्यता के बारे में कोई संशोधन नहीं किया, विचार और अभिव्यक्ति। तो कौन सा है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, जिसमें क्या आता है देखते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1927 में एक जीओ पास किया गया था जिसके द्वारा सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया था। भारत का संविधान लागू होने के बाद स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरायराजन के केस में एक ब्राह्मण महिला ने मद्रास प्रेसिडेंसी के इस शासनादेश को चुनौती दी और कहा कि इस प्रावधान से भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) के तहत दिए गए समता के अधिकार का उल्लंघन होता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आरक्षण के इस प्रावधान को 16(2) के तहत समता के अधिकार का उल्लंघन माना और मद्रास प्रेसिडेंसी के उक्त प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को बरकरार रखा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता कहाँ से मिलती है? अनुच्छेद 19(1) कैसे? अगला प्रश्न, प्रेस की आज़ादी 19(1) ए। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, बिल्कुल सही है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। आज़ादी स्पष्टतः तो कहीं नहीं है, लेकिन क्या है? आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें है? 19(1) ए में। इसको याद रख लेना, स्पष्टतः नहीं है, कैसी अंतर्निहित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो अब कितने प्रकार की है? 6। पहले कितने प्रकार की थी? 7। तो इसमें देख लेते हैं हम एक बार। मूल संविधान में 7 थी और अब कितनी है? 6। पहली, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरी, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ई, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर, ये 31 अक्टूबर 2019 से पहले था, अब अपवाद नहीं है, अब कहीं भी बस सकते हैं। और संपत्ति का अधिकार ये हटाकर कहाँ पहुँच गया? 300 कै में। और 19G 7 नंबर क्या था? कोई भी व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 19 से 22 में। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को या उपयुक्त सभी को? तो केवल भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद जो स्वतंत्रता के अधिकार में 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं, 15, 16, 19, 29, 30 5 ऐसे आर्टिकल हैं ये जो केवल और केवल भारतीयों को मिलते हैं इसके अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका, केवल विधायिका, केवल न्यायपालिका? तो न्यायपालिका से कोई मतलब नहीं है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) ए।
निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता नहीं है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। भाषण विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, हाँ ये है। विदेश घूमने की स्वतंत्रता, तो कौन सा है इसमें? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला प्रश्न है विदेश घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, ये स्वतंत्रता में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में सम्मिलित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? भाषण स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार। तो कौन सा नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21, मेनका गांधी का जो विवाद हुआ था उससे संबंधित है, अनुच्छेद 21। तो देखो इसमें अनुच्छेद 21 भी किसी भी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मेनका गांधी मामले में सुनवाई करते हुए विदेश गमन के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत ही सुनिश्चित कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला है इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, तो ये भी सही है। अगला है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है, ये तीनों सही है। तो राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सही हैं। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का उल्लंघन होगा, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण करने वाला उल्लंघन होगा, और राष्ट्रीय गीत गाने के लिए इस प्रकार बाध्य करने के लिए कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो 1, 2, 3, लेकिन मेरी राय में ये गलत है। ठीक है ना, कम से कम अपने देश का तो राष्ट्रगीत गा ही सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में चुप के अधिकार को सम्मिलित माना। तो अगर ये पूछा जाता है क्या भारत के मौलिक अधिकारों में एक चुप रहने का अधिकार भी है? हाँ बिल्कुल, चुप रहने का भी एक मौलिक अधिकार है। किस केस में माना था? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसे राष्ट्रगान गाने की अनुमति नहीं देता है तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, तथा यदि वह राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक खड़ा नहीं होता, वह राष्ट्रगान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो उसे प्रिवेंशन ऑफ ऑनर एक्ट के अंतर्गत दोषी नहीं माना जा सकता। राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, अर्थात राष्ट्रगीत न गाना संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस सीरीज आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। तो इसको देखते हैं, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? आवास का अधिकार, हाँ मौलिक अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, हाँ बिल्कुल ये भी है। तो ये तीनों हो जाएंगे, 1, 2, 3। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राम राम।